इस बार के बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल जीत का नहीं है, ये सवाल पावर का है। और पावर सिर्फ वोट से नहीं आती। 2021 के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बिना संगठन मजबूती के पावर का विस्तार खुद एक रिस्क बन जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे बीजेपी आरएसएस की वो स्ट्रैटेजी जहां पहले संगठन मजबूती, डिसिप्लिन और बूथ लेवल प्रोटेक्शन आता है और एक्सपेंशन उसके बाद। लेकिन यहां पर एक बुनियादी सवाल उठता है, बीजेपी बंगाल में ऑर्गेनाइजेशनली कमजोर क्यों रही? इसका जवाब किसी एक गलती में नहीं बल्कि प्रायोरिटी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। लंबे समय तक बंगाल बीजेपी के लिए एक हाई प्रायोरिटी स्टेट नहीं रहा। पार्टी का फोकस बड़े और विनेबल बैटलफील्ड्स पर था। बंगाल में एक्टिविटी ज्यादातर इलेक्शन साइकिल्स के आसपास ही सीमित रहा। ऑर्गेनाइजेशन का डीप और डेली बिल्डअप कभी सेंट्रल फोकस नहीं बन पाया। फिर 2019 लोकसभा इलेक्शन आया, सीटें बढ़ी और वोट शेयर शार्पली ऊपर गया। और पहली बार ये क्लियर हुआ कि बंगाल सिर्फ सिंबॉलिक स्टेट नहीं बल्कि हाई पोटेंशियल स्टेट है। और यहीं से पुराना इक्वेशन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। लेकिन 2021 के इलेक्शन ने एक अनकंफर्टेबल सच सबके सामने रख दिया, बिना संगठन मजबूती के विस्तार ज़्यादा देर टिकता नहीं। इलेक्शन के बाद जो हुआ उसने बीजेपी आरएसएस के इकोसिस्टम को झकझोर दिया। ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। और जब पार्टी अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाती है तो सबसे पहले जो चीज़ टूटता है वो है मनोबल। पॉलिटिक्स में कमज़ोर मनोबल सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, वो हार की पहली गारंटी होती है। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ये मजबूरी आई कहाँ से? नमस्कार, मैं पंकज कुमार। हर सच तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता, खासकर जब वो पूरी स्ट्रैटेजी को ही सवाल के घेरे में ला दे। 2021 के बाद भी ये मानना आसान नहीं था कि बिना संगठन मजबूती के विस्तार सिर्फ दिखावा हो सकता है। एक वक्त तक लगा कि शायद मोमेंटम वापस आ जाएगा, लेकिन 2024 तक एक बात दिखने लगी थी, स्ट्रैटेजी चल रही थी लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं हो रहा था। और जब पॉलिटिक्स का जवाब इलेक्शन से नहीं मिलता तो संगठन से मिलता है। और यहीं पर एंट्री होती है आरएसएस के सोच की। आरएसएस के लिए ये कोई नया मोमेंट नहीं था, उनकी एक पुरानी फिलॉसफी रही है, संघ शक्ति कलयुगे। मतलब आज के युग में सबसे बड़ी ताकत ना सिर्फ नेता होता है, ना सिर्फ नैरेटिव, बल्कि संगठन की मजबूती होती है। इसी सोच के साथ बीजेपी आरएसएस ने कंसोलिडेशन फर्स्ट स्ट्रेटजी को सीरियसली अडॉप्ट करना शुरू किया है। इसका मतलब है इलेक्शन कैंपेन से पहले ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना, बूथ, कैडर, डिसिप्लिन और प्रोटेक्शन के लेवल पर। यह फ्लैशी स्ट्रेटजी नहीं है पर यह सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बीजेपी और लोकल आरएसएस शाखाओं के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वापस लाना। पिछले स्टेट इलेक्शन के बाद यही कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा टूटी थी। इस गैप को दूर करने के लिए आरएसएस ने प्रदीप जोशी को वापस बंगाल भेजा। जोशी कोई सिंबॉलिक पोस्टिंग नहीं है, उन्हें संगठन का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है जो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और लय को फिर से सेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइड से कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है। यहीं से स्ट्रेटजी थ्योरी से सिस्टम बनने लगती है। कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं बल्कि अपनों के बीच लड़ी जाती है। ममता बनर्जी के अगेंस्ट लड़ना टफ है, लेकिन बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अंदरूनी लड़ाई बन चुकी है, पुराने और नए लोगों के बीच। पुराने दिलीप घोष जैसे जो अंधकार के दिनों में खड़े रहे और नए शुभेंदु अधिकारी जैसे जो बीजेपी का सूर्योदय देखकर पार्टी में आए। बंगाल बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस दिख रही है और डिवाइडेड हाउस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है साथ मिलकर काम करना। इसी प्रेशर को मैनेज करने के लिए 35 मेंबर स्टेट कमेटी बनाई गई है जिसमें नए और पुराने
सब एक ही स्ट्रक्चर में आते हैं। यहीं से पहला रियल चैलेंज शुरू होता है, टकराव और यूनिटी के बीच बैलेंस बनाना। जब लड़ाई सर्वाइवल का हो तो सबसे पहले अपनी जमीन को सिक्योर किया जाता है। 2021 के बाद ये साफ हो चुका था, बंगाल में असली चैलेंज सिर्फ वोट जीतना नहीं, ग्राउंड पर टिक पाना है। इसीलिए इस बार फोकस स्टेज और रैली से हटकर बूथ पर आया है। आरएसएस की सोच बिल्कुल सीधी है, अगर बूथ कमजोर तो पूरा इलेक्शन कमजोर। इसीलिए बूथ लेवल किला बनाना इस स्ट्रेटजी का मेन पॉइंट बना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कैंपेन्स के जरिए बीजेपी बूथ लेवल पकड़ बढ़ाएगी और आरएसएस अपनी शाखा 6000 से 12000 तक एक्सपैंड करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं, ये साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस है। कार्यकर्ताओं को ये महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है और मुश्किल वक्त में सिस्टम उसके साथ खड़ा रहेगा। किला तो बनाया जा सकता है, लेकिन असली सवाल है कि क्या वो पहला हमला झेल पाता है। 2021 के बाद का फेज सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं था, ये साइकोलॉजिकल नाइटमेयर था। इलेक्शन खत्म होते ही कई कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया कि सिस्टम उसके आसपास से हट गया और जब मुश्किल वक्त में जब कोई पीछे खड़ा नहीं होता तो सबसे पहले हिम्मत और भरोसा टूटता है। इसीलिए आरएसएस ने ये ओपनली माना है कि ग्रास रूट कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहना अब उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। इस पूरे प्लान का असली टेस्ट इलेक्शन के दिन नहीं होगा, बल्कि इलेक्शन के बाद के महीनों में होगा, जब स्पॉटलाइट हट जाती है और डर रह जाता है। और बंगाल में ये डर कल्पना नहीं, जिया हुआ एक्सपीरियंस है। अंधेरे से निकलने के बाद सबसे पहले जो मिलता है वो जीत नहीं होती, वो सांस होती है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट इलेक्शन रिजल्ट नहीं, क्लैरिटी है। पार्टी और संगठन को ये समझ आना कि प्रॉब्लम क्या है और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। डिसिप्लिन वापस आ सकती है, जिम्मेदारी क्लियर हो सकती है और ईगो क्लैशेस कम हो सकते हैं। ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ता फिर से ये महसूस कर सकते हैं कि सिस्टम जिंदा है। और बंगाल जैसे स्टेट में सबसे बड़ी पावर होती है अकेला ना होना। ये यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटिक्स के स्ट्रेटजिक मूव्स को डिकोड करने के लिए है बीजेपी के जरिए। अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं पावर का लॉजिक समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीजेपी आरएसएस के लिए जीत से पहले संगठन वाला फॉर्मूला सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, उन स्टेट्स के लिए भी रेलेवेंट है जहां पावर से पहले सर्वाइवल एक सवाल होता है। और शायद इसीलिए इस बार के बंगाल इलेक्शन का सबसे बड़ा सवाल जीत नहीं, बल्कि ये है कि क्या इस बार संगठन पहले से ज़्यादा तैयार है या नहीं। आपके हिसाब से इस बार के बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन या संगठन मजबूती? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।